देखिए, इस समय हम लोग स्थल मंडल टॉपिक तैयार कर रहे हैं। आज के टॉपिक से ठीक पहले हमने आपको टॉपिक बताया था स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बल। उसी टॉपिक का एक छोटा सा, या यूं कह लें उसी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसे वलन या मोड़ कहते हैं। इसे आज हम अपने लेक्चर में तैयार करेंगे। तो टॉपिक को वलन या मोड़ या फोल्डिंग कहते हैं। इसको हम किस तरीके से समझेंगे, हमने कुछ इसमें महत्वपूर्ण कुछ सब हेडिंग्स हैं या कंटेंट्स हैं, उसके तहत हमने इस टॉपिक को समझने और समझाने की कोशिश की है। तो वलन या मोड़ या फोल्डिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि वलन की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद वलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, जैसे नति या नमन, इसे इंग्लिश में हम लोग डिप बोलते हैं, DIP डिप, नतिलंब या स्ट्राइक, अपनति या एंटी क्लाइंस। उसी के बाद हम लोग समझेंगे अभिनति क्या होती है, इसे हम लोग इंग्लिश में सिनक्लाइन बोलते हैं। और इसके बाद समपनति, एंटी क्लाइनोरियम इसको हम लोग बोलते हैं। और शब्दावली में लास्ट में हम लोग क्या समझेंगे, समभिन्नति, या इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, सिनक्लाइनोरियम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं। टॉपिक को समझने के पहले इसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे कि वलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोल्ड, वलन कितने प्रकार से हो सकता है। तो इसमें हमने सबसे पहले सममित वलन यानी सिमेट्रिकल फोल्ड को देखेंगे। उसके बाद असममित वलन, या इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एसिमेट्रिकल फोल्ड। इसके बाद हम एक दिक्नत वलन पर आएंगे और इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, मोनोक्लाइनल फोल्ड। इसके उपरांत समनत वलन देखेंगे हम लोग, आइसोक्लाइन समनत वलन, या अर्थात आइसोक्लाइनल फोल्ड क्या होता है। और इसके बाद परिवलित वलन क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। और परिवलित वलन के बाद एक वलन और होता है जिसे बाह्य उत्क्रम या ओवरथ्रस्ट फोल्ड कह देते हैं। और अंत में हम लोग पंखा वलन या फैन फोल्ड को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये टॉपिक, इसमें जो शब्दावली है ये लगभग मिलती जुलती शब्दावली है, नाम से ऐसा लगता है। इसलिए जब भी हम इस टॉपिक को तैयार करेंगे तो हमारे माइंड में टर्मिनोलॉजी के साथ साथ फिगर का बनना बहुत ज़रूरी है। यानी हम इस पूरे टॉपिक को तैयार करेंगे और आप सबसे मैं यही अपेक्षा करूंगा कि जब भी कभी आप इस टॉपिक को तैयार करें, कोई भी शब्दावली हो या कोई भी वलन का प्रकार हो, तो एक माइंड में उसका फिगर जरूर होना चाहिए, जिससे कि आप इस टॉपिक को भूलेंगे नहीं। अन्यथा की स्थिति में ये सब एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएगा। अब हम आते हैं वलन की परिभाषा। इसमें हमें क्या समझना है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न क्षैतिज बलों के प्रभाव के कारण चट्टानों में संपीड़न बल, चट्टानों पर संपीड़न बल का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं। यही मोड़ वलन कहलाते हैं। हमने क्या बताया कि जैसे कोई एक चट्टान है
और उस चट्टान पर आमने सामने से संपीड़न बल का प्रभाव हो, परिणाम स्वरूप इस चट्टान में ये मोड़ पड़ जाते हैं। यही मोड़ क्या कहलाते हैं? वलन कहलाते हैं। यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस वलन में ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहा जाता है और नीचे धसे हुए भाग को अभिनति कह देते हैं। ठीक है, अभिनति कह देते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि वलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। वलन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। इस क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे नति या नमन क्या होता है। ठीक है, पहला शब्द आपका क्या मिला है? नति। इसे हम लोग क्या कह देते हैं? नमन, या इसे हम लोग क्या कह देते हैं? डिप। देखिए, जैसे कोई चट्टान है और वो संपीड़न बल के प्रभाव में आ गई है, जिसके कारण चट्टान में वलन पड़ते हैं और ये आपका एक क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल है। इस क्षैतिज तल के सहारे चट्टान का झुकाव ही क्या कहलाता है? नति या नमन। ये झुकाव, ये जो झुकाव है चट्टान का, ये झुकाव क्या कहलाता है? नति, नमन या डिप। यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि ढाल की दिशा या तो दाहिनी तरफ होती है या ढाल की दिशा क्या है? बाईं तरफ होती है। इसके बाद हम दूसरी टर्मिनोलॉजी पर आएंगे जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? नति लंब। नति लंब। ठीक है, देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चट्टान है और वो इस तरीके से झुकी हुई है, इधर से संपीड़न बल कार्य कर रहा था और इस दिशा से संपीड़न बल कार्य कर रहा था। तो ये झुकाव यानी जो कोण के साथ जो झुकाव है ये सदैव 90 डिग्री का बनता है। इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं? नति लंब। ठीक है, नति लंब के बाद दूसरी शब्दावली है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपनति या एंटीक्लाइंस। अपनति, जैसे कोई चट्टान है और वह संपीड़न बल के प्रभाव में आ गई है, जिसके कारण इस चट्टान में इस तरीके से फोल्डिंग उत्पन्न हो जाती है। तो यह उठे हुए भाग क्या कहलाते हैं? अपनति। क्या कहलाते हैं? अपनति। ठीक इसके विपरीत दूसरी शब्दावली है जिसे हम लोग अभिनति कहते हैं। ठीक विपरीत दिशा में जो ये धसा हुआ भाग है किसी भी चट्टान में, इसे हम लोग क्या कह देते हैं? अभिनति। इसके बाद अगली टर्मिनोलॉजी है जिसे हमें समझना है समपनति। समपनति। समपनति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइनोरियम। ठीक है, देखिए, इसको समझने के लिए सम, पहला शब्द क्या है? सम, और सम के साथ दूसरे शब्द को क्या जोड़ना है? अपनति।
और अभी हमने आपको बताया था कि अपनति क्या होती है? ऊपर उठा हुआ भाग, चट्टान का ऊपर उठा हुआ भाग। अब जैसे मान लेते हैं एक कोई बड़ी अपनति है, कोई एक बड़ी अपनति है, ये है अपनति। और इस अपनति पर संपीड़न बल तेजी से कार्य करने लगे या संपीड़न बल की मात्रा बढ़ती चली जाए, जिसके परिणाम स्वरूप इस अपनति के ऊपर ही कई छोटे छोटे अपनति और अभिनति निर्मित हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? समपनति। हमने क्या बताया कि समपनति क्या है? जैसे मान लेते हैं एक बड़ी कोई अपनति है और उस बड़ी अपनति पर संपीड़न बल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली जाए, तो उस अपनति के ऊपर कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां निर्मित हो जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? समपनति। इसके बाद हम देखेंगे कि समभिन्नति क्या होती है। समभिन्नति को हम लोग क्या बोल देते हैं? सिनक्लाइनोरियम। देखिए, सम पहला शब्द क्या है? सम, और दूसरा शब्द क्या है? अभिनति। क्या है? अभिनति। कैसे समझना है? जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बड़ी अभिनति है, ये चट्टान है और संपीड़न बल इस चट्टान पर लगातार क्या है? बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप, और ठीक इससे पहले हम आपको क्या बता चुके हैं? ये क्या है? अपनति है और ये क्या है? अभिनति है। और ये मान लेते हैं कि कोई एक बड़ी अभिनति है और इस पर लगातार संपीड़न बल कार्य कर रहा है, तो अंततः परिणाम क्या होता है कि एक बड़ी अभिनति के अंदर कई अपनतियां और अभिनतियां निर्मित हो जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? समभिन्नति। एक बड़ी अपनति के अंदर कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां निर्मित हो जाती हैं, जिन्हें क्या कह दिया जाता है? समभिन्नति। तो ये कुछ हमारी महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, जिन्हें इस टॉपिक को समझने से पहले जानना जरूरी है। हमने बताया नत या नमन, कोई चट्टान कुछ झुकाव पर कोण लिए हुई होती है, उसे नत या नमन कहते हैं। नतिलंब ये 90 डिग्री के कोण से निर्मित होती है, और अपनति जब कोई चट्टान संपीड़न बल के प्रभाव में आकर के ऊपर उठती है, ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कह देते हैं और नीचे धसे हुए भाग को अभिनति कह देते हैं। और समपनति को मैंने बताया कि जब कोई बड़ी अपनति होती है और उस अपनति लगातार संपीड़न बल के प्रभाव में आती है, तो उसके अंदर कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां निर्मित हो जाती हैं, जिसे हम लोग समपनति कह देते हैं। और ठीक इसके विपरीत समभिन्नति में जब कोई बड़ी अभिनति होती है और वह संपीड़न बल के प्रभाव में आती रहती है, परिणाम स्वरूप उस अभिनति के अंदर कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां निर्मित हो जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? समभिन्नति। अब हम आते हैं वलन के प्रकार। वलन के प्रकार, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सममित वलन या सिमेट्रिकल फोर्स। सममित वलन, उदाहरण से ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक चट्टान ये है और इस चट्टान पर संपीड़न बल कार्य कर रहा है। परिणाम स्वरूप इस चट्टान में
वलन पड़ जाते हैं और कोई भी वलन है उसमें एक कोण होता है, ठीक है। इसी आधार पर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर दोनों भुजाओं का जो झुकाव होता है वो लगभग बराबर होता है, यानी इधर से बराबर मात्रा में बल पड़ रहा था और ठीक इसके विपरीत सामने की ओर से भी बराबर मात्रा में संपीड़न बल कार्य कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप जब कोई चट्टान मुड़ती है तो उसमें जो कोण होते हैं वो दोनों तरफ से लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे वलन को सममित वलन कहा जाता है, यानी दोनों भुजाओं का झुकाव यहाँ पर क्या है, बराबर है। कभी कभी इसे खुला वलन भी कह देते हैं। और जो यहाँ पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, विश्व में इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, स्विट्जरलैंड का जुर्रा पर्वत। असममित वलन, इसे हम लोग क्या कह देते हैं, एसिमेट्रिकल फोल्ड। यहां पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक कोई चट्टान ये है और इधर से संपीड़न बल कार्य कर रहा था और इधर से संपीड़न बल कार्य कर रहा था, लेकिन संपीड़न बल की मात्रा में अंतर हो जाता है। मान लेते हैं एक तरफ संपीड़न बल कम लग रहा है और दूसरी तरफ संपीड़न बल की मात्रा क्या है, तीव्र है। तो ऐसे में क्या होगा कि जिधर संपीड़न बल की मात्रा कम होगी उधर झुकाव या ढाल मंद होगी, लेकिन जिधर से संपीड़न बल तीव्र गति से कार्य करेगा उधर की ढाल क्या होगी, खड़ी ढाल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, असममित वलन में पहली बात क्या है कि ढाल असमान हो जाती है। और ढाल असमान क्यों हो जाती है, क्योंकि संपीड़न बल जो दोनों तरफ से आमने सामने की ओर लग रहा था, दोनों की तीव्रता में अंतर होता है। एक झुकाव, एक ढाल का झुकाव कम हो जाता है तो दूसरी ढाल का झुकाव क्या है, तीव्र हो जाता है। तो इस तरीके से जो वलन युक्त चट्टानें होती हैं या इस तरीके के वलन को क्या कह देते हैं, असममित वलन कह देते हैं। और जो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रिटेन का पेनाइन पर्वत। ब्रिटेन का पेनाइन पर्वत। इसके बाद में हम आते हैं एक दिग्नत वलन। एक दिग्नत वलन, यहां पर देखते हैं क्या होता है। यहां पर जैसे मान लेते हैं कोई एक चट्टान है, इधर से संपीड़न बल कार्य कर रहा था और इधर से संपीड़न बल कार्य कर रहा था, और मान लेते हैं इधर जो संपीड़न बल की मात्रा है कम है तुलनात्मक रूप में इधर, और इधर संपीड़न बल अत्यधिक तीव्र मात्रा में लग रहा है। तो परिणाम क्या होगा कि एक तरफ चट्टान बिल्कुल क्या है, एक ढाल बिल्कुल खड़ी ढाल हो जाएगी और दूसरी तरफ की ढाल क्या है, मंद गति से ढाल होगी। तो ये एक ढाल लगभग 90 डिग्री का कोण बना लेती है, जबकि ठीक इसके विपरीत वाली जो ढाल होती है ये मंद गति से दिखाई पड़ती है या मंद ढाल होती है। इसका विश्व में सबसे अच्छा उदाहरण ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर उत्तर से लगभग दक्षिण की ओर
फैली हुई है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इस प्रकार ये क्या है, एक दिग्नत वलन कहा जाता है, जहाँ पर एक तरफ लगभग 90 डिग्री की ढाल होती है और ठीक इसके विपरीत लगभग क्या है, ढाल मंद गति से होती चली जाती है। और हमने इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको क्या बता दिया, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके बाद हम आते हैं समनत वलन। समनत वलन यहां पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चट्टान ये है और दोनों तरफ से संपीड़न बल कार्य कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चट्टान दब करके ऊर्ध्वाधर दिशा में चली जाती है। कैसे चली जाती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में, वर्टिकल इन डायरेक्शन। यहां पर जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि चट्टान हमेशा कैसे रहेगी, ऊर्ध्वाधर दिशा में, क्षैतिज दिशा में नहीं होती है। इसकी दिशा क्षैतिज दिशा नहीं होती है। इस प्रकार के वलन को क्या कहा जाता है, समनत वलन। और विश्व में इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो क्या है, पाकिस्तान का, पाकिस्तान में दिखाई पड़ता है और वहां का काला चिंता पर्वत समनत वलन का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो समनत वलन मैंने बताया कि संपीड़न बल कार्य कर रहा होता है और संपीड़न बल की मात्रा तीव्र होती चली जाती है। तो कोई चट्टान ये क्या है, कोई भी चट्टान ये क्या है, वर्टिकल इन डायरेक्शन में चली जाती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में चली जाती है, लेकिन क्षैतिज दिशा इसकी नहीं होती है। और दूसरी बात हमने आपको क्या बताया कि विश्व में इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पाकिस्तान का काला चिंता पर्वत। और अब आते हैं परिवलित वलन। परिवलित वलन होता क्या है यहां पर, कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चट्टान ये है और इधर से संपीड़न बल कार्य कर रहा था और संपीड़न बल की मात्रा धीरे 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 बढ़ती चली जाए। तो ये चट्टान ऊर्ध्वाधर न होकर के ये चट्टान क्या है, क्षैतिज दिशा में मुड़ जाए। इससे पहले हमने क्या बताया था, चट्टान कैसे हो, वर्टिकल इन डायरेक्शन समनत वलन में। लेकिन यहाँ जो परिवलित वलन है, यहाँ पर चट्टान क्या होती है, संपीड़न बल के प्रभाव में आकर के चट्टान क्या है, क्षैतिज दिशा में आ जाती है। परिणामतः चट्टान, यहाँ पर चट्टान क्षैतिज दिशा में आ जाती है। विश्व में इसका सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन में देखने को मिलता है। ब्रिटेन में एक पर्वत है जिसे कहते हैं कौशिक कैसल पर्वत। कौशिक कैसल पर्वत ये क्या है, परिवलित वलन का बहुत अच्छा उदाहरण है। परिवलित वलन के बाद हम लोग किस पर आएंगे, वाह्य उत्क्रम वलन। पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चट्टान ये है और इधर से संपीड़न बल कार्य कर रहा था और ये चट्टान संपीड़न बल के प्रभाव में आ गई। परिणामतः चट्टानें एक दूसरे के ऊपर पलट जाती हैं। चट्टानें एक दूसरे के ऊपर पलट जाती हैं। यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, वलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं रहती हैं। पलट तो जाती हैं लेकिन वलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं रहती हैं। ऐसे वलन को क्या कह दिया जाता है, वाह्य उत्क्रम वलन।
इसका जो विश्व में या यूं कह लें इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी। इसके अलावा गढ़वाल हिमालय भी, गढ़वाल हिमालय भी वाह्य उत्क्रम वलन का एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद हम आते हैं पंखा वलन। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है पंखा वलन। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चट्टान थी और उस पर बड़ी तीव्र गति से संपीड़न बल कार्य करने लगा, तो परिणाम स्वरूप एक बड़ी अपनति और अभिनति निर्मित हो गई। इस बड़े अपनति और अभिनति में अनेक छोटी छोटी यदि अपनतियां निर्मित हो जाएं, क्या निर्मित हो जाएं? अपनतियां, अनेक छोटी छोटी अपनतियां निर्मित हो जाएं, तो इस प्रकार के वलन को क्या कह देते हैं? पंखा वलन। यहां पर एक बात और समझ लें कि यदि संपीड़न बल लगातार बढ़ता चला जाए, यानी यूं भी कह सकते हैं कि क्षैतिज संचलन के कारण जब चट्टान की एक भुजा टूटकर अन्य किसी दूसरी चट्टान पर चली जाए, मान लेते हैं कि कोई एक यही चट्टान थी और इतना अधिक क्षैतिज बल या संपीड़न बल लग जाए कि ये चट्टान की भुजा क्या हो, टूट जाए और टूट करके अलग हो जाए और किसी अन्य दूसरी चट्टान पर स्थापित हो जाए, तब इसे ही ग्रीवा खंड कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? ग्रीवा खंड। और इसका जो बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है वो क्या है? कश्मीर की घाटी। कश्मीर की घाटी ग्रीवा खंड का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस तरीके से हमने देखा कि वलन और मोड़ क्या होते हैं, इसको हमने समझने की कोशिश की है। धन्यवाद, नमस्कार। Drop the funky bass.